हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं, और वो भी पढ़े हमने एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो अपना सेशन 10 में नहीं दिया गया है, और उसे भी हमने कवर किया है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में ये कवर कर लिया था कि एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, और हमें इस क्लास में जैसा कि मैंने बोला था हमें डिस्कस करना है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो अपने सेशन 10 में दिए गए हैं। तो हमें इस क्लास में उस चीज को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो जिसने अगर इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो भी प्लीज देख लें ताकि समझ आए। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो अपना गिवन है, गिवन इन सेशन 10, अपने सेशन 10 में दिया गया है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, मतलब क्या दिया गया होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपना दिया गया है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट मीन्स एक एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट होना ही चाहिए। अगर जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि अगर कोई प्रोसेस अगर एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने में नाकाम हो जाता है। अगर वो एग्रीमेंट नहीं बन पाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनेगा? तो इसीलिए सबसे जरूरी है एग्रीमेंट का होना। तो ये इसीलिए अपना पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ये स्क्रीन ब्लर हो रही है, नहीं वेट, ओके, मे बी नाउ इट्स क्लियर। ओके, तो अपना सेकंड पॉइंट बोलता है जो अपना सेक्शन 10 में दिया गया है, ये कहता है कि यहाँ पे फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो फ्री कंसेंट भी होना जरूरी है। अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, इट मीन्स वैलिड भी नहीं माना जाता उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो इट शुड बी मेड विद फ्री कंसेंट, मीन्स कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या? ऐसा कुछ सोच रहे हो? कंसेंट मीन्स आपकी हाँ, किस आपकी हामी कह सकते हैं। कंसेंट क्या आपकी हाँ है ना है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, आपकी मर्जी सिंपली। तो फ्री कंसेंट में पहले आप कंसेंट का मीनिंग समझिए। ठीक है, मर्जी, आपकी मर्जी क्या है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए आप बोलते हो हाँ, तो ये आपकी कंसेंट है। ठीक है, प्लस में अगर ये फ्री लग जाता है इट मीन्स आपकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। इट मीन्स आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। मतलब कि आपकी कंसेंट फ्री होने से मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी के दबाव में आकर के ये फैसला नहीं ले रहे हो, आप किसी के दबाव में आकर के ये नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, तो अपनी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री मीन्स आपकी कंसेंट फ्री तो हो मतलब आप किसी के दबाव में आकर के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहे हो। ठीक है, पता चले आपको आप किसी दबाव में आ रहे हो, कोई किसी के मतलब कोई आपको बंदूक दिखा रहा है और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोल दिया, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइडेबल हो जाता है। चलो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। लाइक ये एक पिता है और ये
बेटा है, ठीक है। और ये इनका है छोटा सा आशियाना है, ठीक है। एक दिन पता नहीं बेटे को क्या हुआ, बेटा जाता है पापा के पास, पापा ये घर मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। पापा अगर आपने ये घर मेरे नाम नहीं किया तो मैं ये घर छोड़ करके चला जाऊंगा, ऐसा ये बेटा अपने पापा से बोलता है, ठीक है। अब पापा के पास क्या चॉइस है, क्या ये मना कर सकता है अपने बेटे को? अगर मना करता है तो बेटा घर छोड़ के चला जाएगा, और ये इनकी एक इकलौती औलादी है। तो इनने अपने बेटे के प्रेशर में आकर के इस घर के कागजात पर अपने साइन कर दिए अभी, और ये घर इस बेटे के नाम कर दिया, ठीक है। ये घर अपने बेटे के नाम पे कर दिया इन्होंने, किसके? अपने बेटे के दबाव में आके। मीन्स क्या इनकी कंसेंट फ्री थी? क्या इनकी कंसेंट फ्री थी? नहीं थी, इनकी कंसेंट फ्री नहीं थी, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल के साथ समझो। एक लड़की है, ठीक है, और ये एक लड़का है ठीक है। अब समझो कि लड़की की शादी हो रही है कहीं और। लड़का कहता है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो अपने आज के जैसे डेट में होता है, हमारी बातें, हमारी रिकॉर्डिंग, हमारे चैट्स मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा अगर तुम मेरे साथ नहीं शादी करती हो तो, या मेरे साथ चलो। लड़की बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अगर पर लड़का बोलता है अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को सच्चाई बता दूंगा, मैं कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स वगैरह सब तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की। लड़की ने, इस लड़के ने जब इसको ब्लैकमेल किया, लड़की ने दबाव में आके हाँ बोल दिया, ठीक है, आई विल मैरी यू, ठीक है। तो क्या लड़की की कंसेंट फ्री थी? वाइल शी इज सेइंग यस आई विल मैरी यू, तो क्या उस वक्त लड़की की कंसेंट फ्री थी? नहीं थी, नहीं थी, लड़की की कंसेंट फ्री नहीं थी। वो लड़के के दबाव में आकर के उसने उस लड़के को शादी के लिए हाँ बोला। तो इस पॉइंट से ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी पॉइंट है, और ये सबसे ये भी बोलता है हमें कि हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब आई होप समझ में तो आ गया होगा आपको। नाउ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब क्या? और एक पॉइंट और है, इसे याद रख लेना और ब्रैकेट में प्लीज लिख भी लेना कि ये सेशन 10 में नहीं 11 में दिया है, सेशन 10 में नहीं 11 में बोला गया है इसके बारे में। ओके, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी मींस अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, मतलब कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए परफॉर्म करने के लायक। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है परफॉर्म के लायक तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी कैपेसिटी परफॉर्म करने लायक होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग माशाल्लाह कितनी सुंदर है ना, रियली वाओ चलो ये अपना ये किसान भैया है, किसान, ये किसान है, ठीक है। ये 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। वहीं एक आदमी आता है एक दिन, बिल्कुल मस्त, ठीक है। ये आके बोलता है इनसे कि ये 100 यूनिट्स क्या मुझे आप 100 यूनिट्स, ये चलो मान लो ना ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, किसका? राइस का, ठीक है।
राइस का प्रोडक्शन करता है 100 यूनिट का, ठीक है। इसने बोला ये 100 यूनिट का जो आप राइस का प्रोडक्शन करते हैं ये आप मुझे दे देना। इसके लिए इसने कुछ एडवांस भी दे दिया, मीन्स इसके पास रुपए हैं, पैसे हैं, ये कैपेबल है। इसने कितने की डिमांड की है? 100 यूनिट की। तो क्या ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहा है? हाँ, ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहा है, मीन्स ये कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के, और इसके पास कैपेसिटी है परफॉर्म करने की। इसकी पार्टीज की है कैपेसिटी, मीन्स ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, ये 100 यूनिट्स दे सकता है, ठीक है। ये 100 यूनिट्स दे सकता है इसको, और इसके पास पैसे हैं जो इसे दे सकता है, ठीक है। तो ये है कैपेसिटी टू परफॉर्म, ओके। अब आता है अगला अपना लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप क्या समझते हो? मीन्स आपका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट ही है कि चलो हम ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। चलो मैं बोलती हूँ, ओके, मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं आई आपके पास, मैंने बोला हम कल से ड्रग्स की सप्लाई करेंगे, ठीक है। 50% तेरा, 50% मेरा, ठीक है, आधा आधा हम बांटेंगे, और हम कल से ड्रग्स की सप्लाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने बोला हाँ ठीक है। आपका क्या भरोसा, मैंने कल को आपको धोखा दे दिया, आप क्या कर लोगे? मैंने आपको धोखा दे दिया कल को, आप क्या कर लोगे? क्या आप कोर्ट जा सकते हो? क्या आप मुझे स्यू कर सकते हो? क्या बोलोगे आप जाकर के? हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था ड्रग्स के, उसने कहा था कि हम 50-50% बांटेंगे, पर उसने धोखा दे दिया मुझे, ये बोलोगे जाके कोर्ट में? तो सबसे पहले कोर्ट तो बाद में मेरे पे आएगी, आपको सबसे पहले उठा के जेल में डाल देगी। तो उसलिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ही लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ही हमारा लॉफुल होना चाहिए, ओके, ठीक है। अब आती है बात लॉफुल कंसिडरेशन की। ये तो आपको क्लियर हो गया कि अपना ऑब्जेक्ट लॉफुल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि चलो आज हम इसका किडनैप करेंगे, फिरौती की रकम मांगेंगे, आधी आधी बांट लेंगे। कल को मैं अगर आपको अगर रकम मुझे मिल भी जाती है और मैंने मना कर दिया आपको देने से, तो आप क्या कर लोगे? नथिंग। तो अपना ऑब्जेक्ट लॉफुल होना जरूरी है, ठीक है। अब आती है बात लॉफुल कंसिडरेशन की। तो मैं इस पे सिंपली एक बात बोलना चाहूंगी कि लॉफुल अगर ऑब्जेक्ट है तो लॉफुल कंसिडरेशन भी तो होना चाहिए। मैं आपसे एक घर खरीद रही हूँ, आप कह रहे हो मेरे पे रुपए नहीं है, बदले में आप मुझसे ड्रग्स के 3-4 पैकेट्स ले लो, क्या ये वैलिड है? क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है? मैं तो आपको घर बेच रही हूँ, वो तो है कंसिडरेशन लॉफुल। आप मुझे ड्रग्स दे रहे हैं घर के बदले, तो क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कहती हूँ मैं आपको फोन दे दूंगी अगर आप उसका मर्डर कर दोगे, तो ये कंसिडरेशन कैसा है? अनलॉफुल है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपना कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए और अपना ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूंगी, एक पॉइंट और है, मीन्स कि एग्रीमेंट नॉट expressly declared to be void। void means क्या? आपके मन में आ रहा होगा मे भी,
It means with no validity. It means with no validity. Okay. Agreement not expressly declared to be void. It means अपना जो agreement है वो void नहीं हो सकता, void नहीं कर सकते हम उसे, ये भी बोल सकते हैं. तो agreement not expressly declared to be void, it simply means that कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपको उस एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करना है जो वेरी वेल वैलिड हो. ओके ओके, चलो अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं. ओके, तो चलो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हमने अपना जो भी कर लिया था उसके आगे अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है. फिर जो आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, ठीक है. जो हमारा जो अब बात करती हूँ जब मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है, ठीक है. जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होता है, ये हमारा दो टाइप का होता है. एक हमारा ओरल होता है और एक रिटर्न होता है, ठीक है. जिसको हम ओरल भी कर सकते हैं और रिटर्न में भी कर सकते हैं, ठीक है. अब ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम मतलब ओरल ही होना जरूरी है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि रिटर्न ही होना इम्पोर्टेंट है. हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है. अब बात आती है लॉ ऑफ एग्रीमेंट की. लॉ ऑफ एग्रीमेंट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा लॉ ऑफ एग्रीमेंट क्या है, ठीक है. क्या है? So this means which have the intention to create legal relation. ओके, लॉ ऑफ एग्रीमेंट ये होता है कि जो हमारा इंटेंशन होता है लीगल रिलेशन को क्रिएट करना. ऐसा नहीं कि मतलब आप बोल रहे हो कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, कोई एग्रीमेंट आप बना रहे हो, तो उसमें आपका इंटेंशन लीगल ना हो, अनलीगल हो, तो वो वैलिड नहीं होता है, ठीक, उस टाइम पर. तो उसके लिए सबसे पहले हमारा होता है कि अपना लीगल रिलेशन को क्रिएट करना, ठीक है. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसा कि हमारा पिछले क्लास में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, आप दुकान गए, आपने दुकान पे बोला भैया कैन यू प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ मिल्क, ठीक है. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से. यही एग्जाम्पल है जो हमने अपना प्रीवियस में लिया था कि ये शॉप है अपनी, ठीक है, जिसमें ये दुकानदार बैठा हुआ है. आप गए, आपने बोला मिल्क का पैकेट दे दो. इसने बोला हाँ है मेरे पे मिल्क, ठीक है. इनने बोला मिल्क है, ये आपको, ठीक है. मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है. ओके, आपने बोला मिल्क दो, इनने बोला है, ठीक है. आपने पैसे दे दिए. पहले जब आपने ऑफर दिया भैया डू यू हैव द पैकेट ऑफ मिल्क, इनने जब हाँ बोला, मतलब आपने ऑफर दिया, इनने कर लिया एक्सेप्ट. अब ये क्या हो गया? प्रॉमिस बन गया. क्या हो गया? प्रॉमिस बन गया, ठीक है. ये प्रॉमिस बन गया, ठीक है. जब ये प्रॉमिस बन गया, अगर अब ये जा करके देखते हैं फ्रिज में दूध का पैकेट है ही नहीं, दूध का पैकेट है ही नहीं. ये आए, इनने मना कर दिया कि नहीं है दूध, मिल्क नहीं है, दूध नहीं है. ओके, तो अब क्या, जब इनने उस प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया, तो क्या आप इनको स्यू कर सकते हो जाकर के कोर्ट में? नहीं कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जब आप दूध लेने आए थे, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी कि उन्हें लीगली आप बाइंड करें. आपकी इंटेंशन ही नहीं थी कि आप लीगली बाइंड करें. क्या आप जाते हो दुकान पे और आप बोलते हो मैं अगर जो भी आपको सामान लेना है, आप चलो तेल लेना है आपको, आप जाते हो तेल खरीदते हो, उनने आपको देने से मना कर दिया? नहीं है. पहले उनने हाँ बोला, प्रॉमिस बना, ठीक है, उनने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो क्या आपकी इंटेंशन थी
क्या आप जब तेल लेने गए थे तब क्या आपकी इंटेंशन थी कि अगर ये मना करेगा तो मैं इसको स्यू कर दूंगा? इंटेंशन ही नहीं थी, क्योंकि ये सब अपना डोमेस्टिक के अंदर आ जाता है। और डोमेस्टिक में हम ये मानते हैं कि पर्सन का जो इंटेंशन था वो लीगली बाइंड करना नहीं था, लीगल रिलेशन क्रिएट करना नहीं था। तो हम ये समझ के चलते हैं, ठीक है। अगर पर अब एक बात और आती है कि आपने किसी को अपने घर बुलाया चाय पर, ठीक है, आपने किसी को अपने घर बुलाया चाय पर और उसने हाँ भी बोल दिया, ठीक है, उसने हाँ भी बोल दिया। आपने मस्त उस दिन इवनिंग में बढ़िया डेकोरेशन की कि हाँ ये गेस्ट आ रहे हैं, ये मस्त मतलब दम सिर्फ और सिर्फ दूध की चाय बनाई आपने, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दूध की चाय बनाई आपने और आप वेट कर रहे हो अब उसका, ठीक है, जिसको भी आपने बुलाया हो वेट कर रहे हो आप उसका। एट द एंड में जाकर के कॉल आती है कि मैं नहीं आ रहा, कैसा लगेगा आपको? नहीं आ रहे हो, गुस्सा आएगी। आपने इतनी प्रिपरेशन की, कहाँ पानी का में चाय बनाते थे, पर उस दिन आपने बिल्कुल प्योर दूध की चाय बनाई आपने, ठीक है, पर उसने आने से ही मना कर दिया। अब क्या करोगे? आप कोर्ट जाओगे, उसके ऊपर केस करोगे या उसे स्यू करोगे? आप करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहे भी तो भी आप उसको कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही नहीं थी उसको लीगली बाइंड करना। इन द वेरी बिगिनिंग, आपकी बिगिनिंग में ही आपका क्या आपने ये सोचा था कि अगर इसने चाय पे आने से मना कर दिया तो मैं इसको कोर्ट ले जाऊंगा? क्या आपने स्टार्टिंग में ये सोचा था? नहीं सोचा था। तो ये केसेस होते हैं, डोमेस्टिक केसेस होते हैं, जिसमें कोर्ट ये मानती है कि पर्सन की जो इंटेंशन था वो उस लीगल रिलेशन क्रिएट करना नहीं था। ओके ओके, तो इसके अंदर ये आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और इसमें ये भी एक सिंपल मीन्स लाइक अगर आप और किसी मतलब आप कमर्शियल में एंटर करते हैं, किसी कंपनी में आप जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कोर्ट ये मानती है कि आपका लीगली बाइंड करना आपका इंटेंशन था। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब आती है बात एग्रीमेंट की। ये क्या है? ये है एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर अपना छोटा सा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट हमारा वाइड टर्म है, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये नैरो है। मीन्स कि ये स्मॉल है और ये बिग बड़ा है, बड़ा है। चलो ठीक है, ये वाइड है और ये नैरो टर्म है। आप बोलोगे अब एग्रीमेंट वाइड टर्म कैसे? आया कुछ ऐसा दिमाग में? क्योंकि देखो, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में लेक्चर में जो भी मैंने बताया था कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जरूरी है कि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। अगर एग्रीमेंट को आप इन्फोर्सिबल ही नहीं करा सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब एग्रीमेंट में वो सब आ जाता है, सब। आप दूध लेने गए भैया के पास, ठीक है, ये प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन है, तो ये अपना एग्रीमेंट बन गया। पर यहाँ पे अब एक बात आ जाती है कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आप जब उसको इन्फोर्सिबल लॉ से करा ही नहीं सकते तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमने ये कहा कि जो अपना एग्रीमेंट है वो एक ब्रॉडर टर्म रखता है, जबकि अपना कॉन्ट्रैक्ट नैरो, इट मीन्स ये स्मॉल होता है। मतलब कि अपने एग्रीमेंट का बहुत बड़ा है, वाइडर टर्म है, और कॉन्ट्रैक्ट का नैरो, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखाती हूँ, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है।
इंपॉर्टेंट भी है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ठीक है, ये तो आपको आ गया समझ में। आपने आप बोलोगे इसमें न्यू क्या है। बट छोटू सा ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ। इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब एग्रीमेंट है, मगर जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, जबकि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक पॉइंट है। क्योंकि जो अपना अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जिसको आप कोर्ट में इन्फोर्सिबल करा ही नहीं सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? जिसको आप कोर्ट में इन्फोर्सिबल करा ही नहीं सकते। तो इसलिए हमारे जो सारे एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जबकि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंडर आते हैं। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ओके, हमने क्या करा, पहले हमने समझा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होते हैं। ठीक है, उसकी हमने कुछ प्रीवियस की जो अपने सेशन 1 के जो भी अंतर्गत जो भी डेफिनेशंस आती है हमने उसको देखा। ये लॉ कब बना, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, हमने ये सब देखा। हमने फिर ये देखा कि कैसे इन रूल्स को गवर्नमेंट लागू करती है, कैसे जाता है। ठीक है, ये हमने समझा। फिर हमने पढ़ा जस इन पर्सोनिम क्या होता है, फिर हमने सुना जस इन रैम क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि फिर हमारी बात आती है ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस और फिर एग्रीमेंट। देन फिर हमने पढ़ा कि कंसिडरेशन है, इन्फोर्सिबिलिटी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मीन्स ऑफर दिया प्लस एक्सेप्टेंस इट विल बिकम प्रॉमिस। अगर कंसिडरेशन है तो एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी है तो इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा वो एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 में नहीं दिए गए हैं। देन हमने पढ़ा एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं। फिर हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। फिर हमने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में समझा। फिर हमने लॉ ऑफ एग्रीमेंट देखा। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि अपना कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है, जबकि एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है। ओके, अब तक हमने ये पढ़ा। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग आती है एग्रीमेंट। पहले मैं आपको एग्रीमेंट के लिए कुछ बताती हूँ। ठीक है, पहले आता है हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट हमारा क्या, जैसा कि मैंने बताया, एग्रीमेंट may have legal effects and
कॉन्ट्रैक्ट्स में नॉट, एग्रीमेंट में नॉट हैव लीगल इफेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। अगर ये इफेक्ट है, लीगल इफेक्ट ये रखता है, तो ये क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और अगर ये लीगल इफेक्ट नहीं रखता है तो इट विल बिकम वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, इट विल बिकम वॉइड एग्रीमेंट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्टली आई फॉरगेट टू राइट। ओके, ये वॉइड एग्रीमेंट है जो हमारा क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। ओके, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद subsequently become impossible to perform, subsequently becomes impossible to perform। तो ये क्या हो जाएगा, नो लीगल इफेक्ट्स आर लेफ्ट। तो ये क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पे पहले टाइप्स के बारे में बता रही हूँ जो अपना है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखो, मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट दो प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये लीगल इफेक्ट रखते हैं, एक में नहीं रखते। अगर लीगल इफेक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अगर लीगल इफेक्ट नहीं है तो वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है, जो कि वॉइड एब इनिशियो होता है, मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ओके, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया मगर किसी सर्कमटेंसेस की वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लायक, परफॉर्म करने के कैपेबल नहीं रहा, तो वो अपना हो जाएगा नो लीगल इफेक्ट, नहीं कोई लीगल इफेक्ट नहीं बचे उसमें, और तो फिर वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो फिर वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, वॉइड मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको लिखवा ही देती हूँ। ठीक है, मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल पूरा था अपना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर। ओके, ये हमारा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट एक अलग बात है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक अलग बात है। ठीक है, मैं आपको एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आप इसको मतलब बेटर रिलेट भी कर पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। पिछला ही वाला लेते हैं एग्जांपल, जो कैपेसिटी वाला था। ये अपने किसान है, ठीक है, इन्हें 100 यूनिट्स का तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया कि ये 100 यूनिट्स देंगे इनको, पर क्या हुआ, ये इनकी खेत थी, इन्हें मस्त बीज बोए, फसल बढ़िया हुई, बारिश भी सही हुई, सब कुछ सही लगा, पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट में, एक मिनट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे तो इनके पास 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन थे, वो 100 यूनिट्स इसको दे सकते थे। इसने जब इसे एडवांस दिया, ये जब 100 यूनिट्स इसको देने का वादा कर चुका था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था, बट कुछ ऐसा हुआ कि इसके खेत में आग लग गई, इसके खेत में आग लग गई और सारी फसल इसकी जल गई, और ये इसको 100 तो क्या 1 यूनिट भी देने में असफल रहा। तो क्या आप बोलोगे, ये क्या बोलेगा कि तूने मेरे साथ ब्रीच किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, चला जा कोर्ट में, तेरे को मैं बताऊं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो देना चाहता था,
कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस हो गए कि उसके खेत में आग लग गई और उसकी कैपेसिटी नहीं रही कि वो परफॉर्म कर पाए। पर जब इसने एंटर जब किया था तो ये एक वेरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, और ये कॉन्ट्रैक्ट में जब इसने एंटर किया था तब तो था, पर उसके बाद जब इसका खेत जल गया तो इसमें इसकी क्या गलती है? इसकी तो कोई गलती नहीं। अगर ये कोर्ट में जाता भी है कि जज साहब इसने इसने तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था कि ये मुझे 100 यूनिट्स देगा, पर ये तो 1 यूनिट देने के लिए भी इनकार कर रहा है, तो जज भी बोलेगा कि इसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो उसके खेत में आग लगने की वजह से वो नहीं दे पाया। तो आप उससे क्या कर सकते हो? आप अपना एडवांस वापस ले सकते हो। तो ये अपना है एग्जाम्पल ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कि ये वॉइड हो गया। और वॉइड एग्रीमेंट की बात अगर मैं करूं, वॉइड एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो वॉइड एग्रीमेंट मीन्स समथिंग वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैंने आपसे ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए बोला कि आओ हम एक दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, हम दोनों ड्रग्स की सप्लाई करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा 50-50% ले लेंगे। हम ड्रग्स की सप्लाई करेंगे और 50-50% ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट तो ये है ही नहीं, ये तो एग्रीमेंट है, और वो भी कौन सा वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये वॉइड ही था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बिगिनिंग से ही ये वॉइड है जो इलीगल है, तो ये अपना इसके अंडर आता है। ओके ओके, अब हमारा ये तो हमारा पहला था। अब हमारा सेकंड आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, पहले तो वैलिड आता था फिर वॉइड था, पर मैंने पहले वॉइड बता दिया, कोई नहीं। अब मैं आपको वैलिड समझाती हूँ। ओके, व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? जितने भी सिचुएशंस हमने पढ़ी जो सबको सेटिस्फाई कर जाए, जो सबको सेटिस्फाई कर जाए, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो सेशन 10 में दिए गए हैं, जो सेशन 10 में नहीं दिए गए हैं, ये जो सबको सेटिस्फाइड कर दे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। चलो मैं आपको एग्जांपल से एक समझाती हूँ। ठीक है, वही किसान वाला एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये किसान है, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन। इस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया, इससे कुछ एडवांस भी दिए इसे। ठीक है, इसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, कि क्या इसने सारे सर्कमटेंसेस जो भी इनकी थी, क्या इसने इसको पूरी की है? चलो, पहला हमारा क्या था? चलो अपनी याद करो। फर्स्ट क्या था? देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे 2 पार्टीज हैं? 2 पार्टीज हैं, यस। ठीक है, पहली हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। फिर आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो क्या इसका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना इंटेंशन था? हाँ था। जब इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, चाहे जो इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो इन दोनों का लीगल इंटेंशन था कि वो अगर टाइम आने पर अगर कोई ब्रीच करता है तो ये कोर्ट में जाकर के एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। तो इनका इंटेंशन भी था लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। क्या ये परफॉर्मेंस के कैपेबल है? हाँ, ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है, ये 100 यूनिट की ही डिमांड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है, ये परफॉर्मेंस के लायक है। ठीक है, द मीनिंग मस्ट बी सर्टेन, रिमेंबर, मीनिंग सर्टेन है। ये राइस का करता है प्रोडक्शन, इसने बोला 100 यूनिट्स की राइस चाहिए, इसने हाँ बोल दिया। ठीक है, 100 यूनिट्स की राइस का प्रोडक्शन है, मीनिंग अपनी सर्टेन। ओके, मीनिंग सर्टेन है।
लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है कि अपना हाँ कॉन्ट्रैक्ट में लिखित में होना चाहिए तो लिखित, इट मीन्स राइटिंग, ओरल है तो ओरल, ठीक है। ये भी सर्कमटेंसेस पूरे हो गए। ये तो वो कंडीशंस थी जो सेशन 10 में नहीं दी गई थी और जो इंपॉर्टेंट है। अब जो सेशन 10 में दी गई थी और जो उन्हें भी निभानी है, वो एग्रीमेंट है बना। पहला पॉइंट तो हमारा यही था कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट है। इनके पास फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ना ये किसी के दबाव में आकर के इसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, ना ही ये किसी के दबाव में आकर के एंटर कर रहा है, तो यस इट्स फ्री कंसेंट। ओके। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यस कैपेसिटी है इनकी परफॉर्म करने के लायक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। इनका ऑब्जेक्ट क्या अनलॉफुल है? नहीं मैम, क्या बोल रहे हो, नहीं दी। लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है इनका। इनने कोई ड्रग्स का वो नहीं किया, इनने खाने वाले राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अनलॉफुल कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्ट इनका लॉफुल है, ठीक। कंसिडरेशन, यस इसने इसको राइस दिए, इनने इसको पैसे दिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, ठीक। तो ये अपने सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज अ वेरी वेल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको कोई नकार नहीं सकता। यस इट इज अ वेरी वेल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके, चलो तो ये इतना हो गया, इतना समझ आया। अब हमारा नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हमने क्या पढ़ा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट जो एबिलिटी रखता है, एबिलिटी टू बिकम, एबिलिटी टू बिकम, एबिलिटी टू बिकम वैलिड एज वेल एज वॉइड। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड और वैलिड दोनों की एबिलिटी रखता हो, जो एबिलिटी रखता हो वैलिड और वॉइड की। ओके। वैलिड और वॉइड, आप अब ये बोलोगे कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैलिड भी हो सकते हैं और वॉइड भी हो सकते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फ्री कंसेंट के संग नहीं बनाए जाते, जिसमें पार्टीज की जो कंसेंट होती है वो फ्री नहीं होती है। जितने भी केसेस हैं जिसमें फ्री कंसेंट में पार्टीज के एक पार्टीज के पास ये राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बना सकती है। ओके, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकती है और वॉइड भी बना सकती है। ओके ओके। अब बोलोगे फ्री कंसेंट में मतलब क्या होगा? मैं एक बात और बताना चाहूंगी। यहाँ फ्री कंसेंट में जैसे आता है कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 चीजें होती हैं जो अपनी फ्री कंसेंट के अंदर आती हैं, कि मतलब इन 5 के अंतर्गत जो भी कारनामे जो भी इनने करे होंगे, वो अगर इनके मतलब कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में जो भी इन लोगों ने किए होंगे, अगर इस चीज के दबाव में आकर के लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो वो उनकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। और एक पार्टी इसके पास जो सफर की हुई पार्टी होगी, उसके पास ये राइट होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड एज वेल एज वॉइड भी बना सकती है, ओके। आया समझ? या मैं एग्जांपल से समझाऊं इसको? चलो मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक। कि कोई आया आपके पास, आपके सर पे बंदूक रख दी उसने और बोला ये कार खरीद, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, और ये कार 2 लाख रुपए की मैं तेरे को दे रहा हूँ। तो आपके पास आया कोई
आपके माथे पर उसने बंदूक तानी और बोली ये कार 2 लाख की तुझे परचेज करनी ही है, ठीक है। अब आप उस दबाव में आए और आपने उसे 2 लाख रुपए दिए और वो कार ले आए घर। अब आप वो कार ले आए घर, कार आकर घर में देखते हो कि मतलब प्राइस उसकी देखते हो, अरे ये तो 4-5 लाख रुपए की, इसने तो 2 लाख रुपए में मुझे दे दिया, मेरा तो बेनिफिट है। आप अगर कुछ नहीं बोलते हो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और पर अगर अगर आप चाहते हो कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना है तो आप उसको वॉइड भी बना सकते हो, ठीक है। ये होती है बात वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो लिख लो, ठीक है, लाइक ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर void, but all void agreement or contracts are not necessarily illegal. ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, मतलब लीगल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात है ये, जहाँ पे ये बोला गया है कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वही होते हैं जो वही ड्रग्स, जो मैंने आपको बता दिया था, इजी है, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ लिखवाई है आपको, ठीक है, कि जितने भी हमारे इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो वॉइड होते हैं, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट, मगर जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं ये जरूरी नहीं कि वो इलीगल ही है। इलीगल एग्रीमेंट्स, आपका मेरा ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्यों, एग्रीमेंट हुआ, इलीगल है। हम दोनों ने प्लान बनाया किसी का किडनैप करने का, इलीगल है, तो ये तो इलीगल है, तो ये वॉइड है ही, मतलब क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, रिमेंबर वॉइड एब इनिशियो, ये तो वॉइड एब इनिशियो है, मीन्स ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, जबकि सभी वॉइड एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते, जरूरी नहीं कि वो इलीगल हो, ओके। अब इसके अंदर एक और लास्ट पॉइंट आता है, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें मतलब ये है कि कुछ टेक्निकल चीजें हो जाती हैं जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट अपना नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट अपना नहीं बनता है। जैसे आप जा रहे हो, लाइक प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम कराने जा रहे हो, ठीक है, वहां लगनी थी 10 रुपए वाली, नहीं 100 रुपए वाली, हाँ 100 रुपए वाली, वहां लगनी थी 100 रुपए वाली स्टैंप, पर आपने लगवा ली 10 रुपए वाली, कॉन्ट्रैक्ट खराब, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खराब हो गया, वो इन्फोर्स कराया ही नहीं जा सकता कोर्ट में जा करके। तो इस टाइप की कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिस वजह से, मतलब अब आपको कुछ लाइक ये अमाउंट था 1.00, आपने लगा दिया 1.020, तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं टेक्निकल चीज़ें होती हैं ये सब, तो जिस वजह से वो आप कोर्ट में जा करके उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो अपना अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये होते हैं अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो बस आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आज कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय.